बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब एसिड का रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल्स। एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ क्या होता है इसको पढ़ेंगे। एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 reacts with certain active metal like Zn, Fe, Al, sodium, etc. जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम। जो एक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो जल्दी रिएक्टिविटी शो करते हैं, यानी उनका रिएक्शन जल्दी होता है। ठीक है, तो यहाँ एसिड लेंगे, डाइल्यूट एसिड कोई सा भी ले सकते हैं, और यहाँ एक्टिव मेटल्स लेंगे, फिर जाके एक सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनता है। सेकेंड पॉइंट में दीज काइंड ऑफ एसिड्स शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर। और इस तरह के एसिड को मेटल कंटेनर में हम नहीं रख सकते या हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एसिड को रखेंगे मेटल कंटेनर में तो बन क्या जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। मेटल और एसिड का रिएक्शन सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बना। मेटल आ गया जिंक, एसिड कौन सा आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मेटल्स जिंक क्या करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिविटी जिंक की होती है। तो जिंक क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और जिंक क्लोराइड बना लेगा। जिंक क्लोराइड बना लेगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन कैसे आया, क्योंकि जिंक की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए जिंक ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। फिर यहाँ से 2H रिमूव हो जाएंगे और H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। फिर आया आयरन, HCl के साथ जब रिएक्ट करा तो आयरन क्लोराइड, यानी इसको क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड या आयरन सेकेंड क्लोराइड। यहाँ पे वैलेंसी के अकॉर्डिंग फेरस और फेरिक होता है, तो अस वाला जो कंपाउंड होता है ना, उसकी वैलेंसी कम होती है। जैसे यहाँ वैलेंसी प्लस की 2 आई है, तो प्लस की 2 आई है आयरन की, इसलिए अस लिखा गया। अगर 3 आती तो फेरिक लिखा जाता, और यहाँ पे वैलेंसी कैसे लिखते, 3 लिखते थे। तो यहाँ पे अस आया है, इसलिए या तो आयरन सेकेंड क्लोराइड लिखेंगे या फेरस क्लोराइड लिखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और Cl के साथ बॉन्ड बना लिया। फिर सोडियम का रिएक्शंस देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसमें क्या हुआ कि फिर हाइड्रोजन को सोडियम ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया और सोडियम सल्फेट बना लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब हम एल्युमिनियम का देखेंगे रिएक्शंस HCl के साथ। तो यहाँ एल्युमिनियम भी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करने वाला एलिमेंट है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसके जगह पे आ जाएगा, यानी AlCl3 बनाएगा। AlCl3 कैसे बना, तो एल्युमिनियम की वैलेंसीज होती है प्लस की 3, तो 3 वैलेंसीज के साथ ये Cl की वैलेंसी 1 होती है, माइनस की 1, तो इसलिए एल्युमिनियम 3 Cl को अपने साथ बाइंड किया, यानी 3 के साथ बॉन्ड बनाया और AlCl3 बनाया। इसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इस तरह से क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर आया मैग्नीशियम, HCl के साथ रिएक्ट किया, तो फिर मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और MgCl2 बनाएगा। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस की 2 होती है, इसलिए ये 2 क्लोरीन के साथ बाइंड किया और बॉन्ड बनाया और बनाया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। फिर आयरन नाइट्रिक एसिड के साथ बनाता है फेरिक नाइट्रेट। अब यहाँ आयरन की वैलेंसी कितनी आ गई, प्लस की 3, इसलिए फेरिक लिखा गया है। तो फेरिक नाइट्रेट FeNO3 का होल थ्राइस और 3NO2 और 3H2O का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे एक लाइन नोट्स का। सिल्वर डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड
इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है नो रिएक्शंस, यानी कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ इनकी रिएक्टिविटी नहीं होती, रिएक्शंस नहीं होती, तो इसलिए नो रिएक्शन लिखा गया। फिर गोल्ड का भी सेम होता है, नो रिएक्शंस, यानी कि गोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl के साथ चाहे सिल्वर रिएक्ट ही नहीं करता और नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, यानी नो रिएक्शन होगा। रीजन्स भी लिखे गए हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड आर shows least reactivity. It means they do not react with these acids. ये जो है बहुत ही कम रिएक्टिविटी शो करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो इसलिए क्या लिखा गया है, ये इस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हम पढ़ेंगे एक्वारेजिया के बारे में। बच्चों, एक्वारेजिया क्या होता है कि एक्वारेजिया में कोई भी मेटल्स आसानी से घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, सकता होती है। एक्वारेजिया बनती कैसे है, इनके बारे में देखेंगे। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 1:3 प्रोपोर्शन। इसका एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है किसके किसके बीच, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच। उसमें भी रेशियो में होता है, नाइट्रिक एसिड 1 मोल और 3 मोल क्या लेते हैं, HCl। इन दोनों में रिएक्शंस होती हैं तो एक्वारेजिया बनता है। और एक्वारेजिया में सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम सारे क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए क्या लिखा गया है, सिल्वर एंड गोल्ड डिजॉल्व इन एक्वारेजिया। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ बेसिस। Acid reacts with bases to produce salt and water, and this reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट और वाटर होता है। ये आ गया एसिड, ये आ गया बेस। इन दोनों के रिएक्शंस के बाद NaCl यानी सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। H2SO4 का रिएक्शंस KOH के साथ, तो क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर HCl का रिएक्शन हुआ KOH के साथ, तो क्या बना, KCl और H2। सेकेंड H2SO4 का रिएक्शंस NaOH के साथ हुआ, तो Na2SO4 बना, यानी सोडियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर HNO3 का रिएक्शंस हुआ CaOH का होल ट्वाइस, यानी स्लैग्ड लाइम के साथ, और ये क्या है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। इन दोनों का रिएक्शंस के बाद कैल्शियम नाइट्रेट बना। यहाँ NO3 2 बार है, ठीक है, NO3 कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होता है, +2, NO3 की पूरे NO3 की वैलेंसी होती है -1, तो इसलिए ये इसकी 2, इसकी 1, इसलिए कैल्शियम 2 NO3 के साथ बाइंड किया, फिर वाटर बना। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसमें देखेंगे एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो खुद का एक सॉल्ट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। आइए देखते हैं, मेटल कार्बोनेट ले या चाहे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले, एसिड मिलाएंगे, सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस बनेगी
और वाटर बनेगा। अब हम एक एक एग्जाम्पल को डील करेंगे। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट यानी मेटल का कार्बोनेट और ये HCl। यहाँ कैल्शियम क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिविटी कैल्शियम की होती है। तो यहाँ पर बनेगा CaCl2, ये एक सॉल्ट बना। बाकी यहाँ CO3 टूटता है CO2 में और एक ऑक्सीजन में, तो CO2 बन गया और एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलके H2O का फॉर्मेशन करता है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद NaCl बनाता है। यहाँ H रिप्लेस हो जाता है सोडियम के द्वारा, यानी सोडियम H को रिप्लेस कर देता है, NaCl बनाता है और यहाँ CO3 टूटता है CO2 में और H और O इस H के साथ H2O बना लेता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है Na2CO3 मेटल का कार्बोनेट, ये था मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na2CO3 मेटल का कार्बोनेट है। यहाँ सोडियम फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और NaCl बनाएगा। फिर CO3 टूटेगा CO2 में और एक O में, एक O दो हाइड्रोजन के साथ H2O बनाएगा। इस तरह से एक सॉल्ट बना, गैस बनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अब Na2CO3 का रिएक्शन H2SO4 के साथ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ H जो है इसको फिर रिप्लेस कर देगा सोडियम, तो क्या बनेगा सोडियम सल्फेट। यहाँ से H जाएगा और सोडियम आएगा, तो सोडियम सल्फेट। CO3 टूटा CO2 में और एक ऑक्सीजन में, तो यहाँ का 2H और यहाँ का ऑक्सीजन एक H2O का फॉर्मेशन करेगा। फिर जिंक कार्बोनेट, ये मेटल का कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा। यहाँ जिंक एक ही लिया गया है, सल्फेट एक है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो इसलिए एक एक के साथ ये कंबाइन करके बॉन्ड बना लेता है। CO2 गैस और H2O। मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी मेटल का कार्बोनेट HCl, ये क्या करेगा, मैग्नीशियम H को रिप्लेस कर देगा और आ जाएगा इसके जगह पे, यानी MgCl2 बनाएगा सॉल्ट और CO2 गैस और H2O। फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट, जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम इस H को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और MgCl2 बनाएगा। फिर ये CO3 टूट जाएगा CO2 में, CO3 टूट जाता है CO2 में और H2O का फॉर्मेशन होता है। फिर Al2CO3 का होल थ्राइस, ये मेटल का कार्बोनेट है और ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड। जब इनकी रिएक्शंस होती है तो फिर जाके ये क्या बनाता है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3CO2 प्लस 3H2O। बच्चों ऊपर वाली रिएक्शन में देखेंगे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इनको बैलेंस भी करेंगे। यहाँ से Mg और यहाँ से Cl, MgCl2 बना, यानी यहाँ पे क्लोरीन कितना आ गया 2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2HCl हो जाएगा। 2HCl में फिर यहाँ CO3 टूटता है CO2 में और CO3 की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पे 2CO3 होना चाहिए, सॉरी 2CO2 होना चाहिए, तो 2CO2 हो गया। अब यहाँ से 2 ऑक्सीजन मिला, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहाँ का, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गया। अब हम देखेंगे कि मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है। यहाँ पे लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा ये सोडियम क्या करेगा, इसके एक H को रिप्लेस कर देता है और सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट बना लेता है, और एक H ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रिएक्शन में एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो H2 लिख के इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ओवरऑल एक ही हाइड्रोजन बना। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी कंप्लीट हुआ और बैलेंस्ड भी है। कार्बोनिक एसिड का कैल्शियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर कार्बोनिक एसिड का मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आगे भी रिएक्शंस देखेंगे। MgCH3COO का होल 2, यानी ये मैग्नीशियम एसीटेट है, ये मैग्नीशियम एसीटेट है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी जब रिएक्शंस होती हैं तो फिर इस तरह से क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसा कि ऊपर मिला था, और यहाँ पे सोडियम एसीटेट मिलता है। तो ये तरीका था मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने का। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ CO2 गैस। अभी प्रीवियस रिएक्शन में हमने देखा था कि सॉल्ट बना था, CO2 गैस बना था और H2O बना था, तो उसी CO2 गैस का हम टेस्ट करेंगे। इसमें लेते हैं पहले when CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब उस CO2 गैस को जो रिएक्शंस के दौरान बना था उस CO2 गैस को लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं। जब लाइम वाटर के साथ पास करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिनका कलर क्या होता है, मिल्कीनेस यानी दूधिया कलर का होता है। लाइम वाटर यानी चूने का पानी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होने के बाद एक प्रेसिपिटेट बनाता है। ये सिंबल क्या है, प्रेसिपिटेट का होता है, यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ लिखा गया है कि when CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 गैस को लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं, इट टर्न्स मिल्की, और ये मिल्की में टर्न हो जाता है, यानी मिल्की में बदल जाता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनने के कारण। सेकेंड स्टेप में होता है बट इफ CO2 गैस इज पास in excess, milkiness disappear due to formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water। जब एक बार प्रेसिपिटेट बन गया, फिर एक्सेस अमाउंट में जब हम CO2 को और ज़्यादा CO2 को अगर हम पास कराते हैं तो वही कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, यानी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। जैसे ही ये वाटर में डिजॉल्व हो गया तो ये एक सोल्यूशन बन गया और जो मिल्कीनेस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वो जो गैस था वो CO2 गैस था, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ CO2 गैस। बच्चों आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो इसमें हम लोग बेस का रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल्स, बेस का रिएक्शन हम मेटल के साथ कराएंगे, फिर हमें क्या प्राप्त होता है इसके बारे में जानेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट्स with active metals to give salt and hydrogen gas। स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, उनको एक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है, एक तो सॉल्ट मिलता है और एक हाइड्रोजन गैस मिलता है। These bases should not be kept in metal container, और इस तरह के बेस को मेटल कंटेनर में हम नहीं रख सकते।
एक्टिव मेटल्स क्या होता है? एक्टिव मेटल्स वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी जिनकी ज़्यादा होती है, जो जल्दी रिएक्शन दिखाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स में बात करें तो जैसे आयरन जल्दी रिएक्टिविटी दिखाता है, सोडियम जल्दी दिखाता है, कैल्शियम जल्दी दिखाता है, लेकिन प्लेटिनम की बात करें, गोल्ड की बात करें, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। यहाँ आ गया एक्टिव मेटल्स प्लस बेस, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। एक्टिव मेटल्स में हमने ले लिया पहले एल्यूमिनियम, फिर आया एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बना इस तरह से सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट। ये सोल्ट होता है और ये हाइड्रोजन गैस। फिर दूसरा मेटल ले लिए जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां बना सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। दूसरी प्रॉपर्टीज आ गई रिएक्शन विद एसिड। अब बेस का रिएक्शन हम एसिड के साथ देखेंगे क्या होता है। जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट बनते हैं और वाटर बनते हैं। ये लिया एक NaOH यानी एक बेस, और ये है HCl यानी एसिड। ये क्या बना? सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ से Na और Cl एक साथ ऐड हो जाएंगे और OH और H एक साथ ऐड हो जाएंगे और वाटर बनाएंगे। KOH में K और Cl एक साथ ऐड हो जाएंगे और OH और H एक साथ ऐड हो जाएंगे और H2O बनाएंगे। LiOH HCl में क्या होगा? LiCl और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में देखेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या होता है ये देखेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हम बेस का रिएक्शन देखेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। एंड दिस रिएक्शंस प्रूव दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और ये रिएक्शन ये प्रूव करता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तभी तो यहाँ पे एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। बेस में हमने फर्स्ट ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेस में हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट जो एक प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है और वाटर। फिर बेस में लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जाके हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट और इसका एक प्रेसिपिटेट बनता है और H2। इस तरह से ये बेस, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और ये बना सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस समाप्त हुआ। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सॉल्ट। आज हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट इज ए केमिकल कंपाउंड। जो बच्चों सॉल्ट होता है ना, एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव आयन ऑफ एन एसिड एंड पॉजिटिव आयन ऑफ ए बेस। अब ये जो सॉल्ट होता है ना, ये एसिड के नेगेटिव आयन एंड बेस के पॉजिटिव आयन से मिलकर बनता है। एक सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड के नेगेटिव आयन एंड बेस के पॉजिटिव आयन से मिलकर
बनता है। इसके बाद salt are produced by neutralization reaction between acid and a base। salt न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के द्वारा भी बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके किसके बीच होती है? एसिड और बेस के बीच। तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उसके द्वारा भी सॉल्ट बनता है। अब कुछ कॉमन सॉल्ट यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल्स के रूप में। यहाँ पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये कॉमन सॉल्ट है जो सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अब बच्चों यहाँ पे एसिड लिया गया था, यहाँ बेस लिया गया था। एसिड बेस में, एसिड में एक तो प्लस में टूटेगा, एक माइनस में टूटेगा, बेस में भी एक प्लस में एक माइनस में टूटेगा। तो यहाँ से प्लस वाला माइनस वाला एक साथ हो जाते हैं, यहाँ से प्लस वाला और माइनस वाला एक साथ हो जाते हैं। तो इस प्रकार ए माइनस बी प्लस, या तो ए बी बनेगा या फिर बी ए बनेगा। फिर एच प्लस ओ एच माइनस वाटर बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे जो सॉल्ट बना है ना, यहाँ पे जो सॉल्ट बना है, यहाँ पर केटाइन के फॉर्म में H प्लस कभी नहीं हो सकता और एनाइन के फॉर्म में OH माइनस नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, सम अदर प्रेजेंट कुछ और हो सकता है, लेकिन H प्लस के रूप में यहाँ केटाइन नहीं होगा, OH माइनस के रूप में एनाइन नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट, इट इज formed by partial neutralization of a diprotic और polyprotic acid। एसिडिक सॉल्ट जो होता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा बनता है। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। डाइप्रोटिक एसिड क्या होता है? वैसा एसिड जिसमें H प्लस दो रिलीज हो, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइप्रोटिक। दो से ज्यादा हो तो कॉमन रूप से पॉलीप्रोटिक बोलते हैं। यहां हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में रिएक्शन हुआ तो एसिडिक सॉल्ट बना। यहाँ पे एसिड वाली प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बनने वाला जो सॉल्ट था उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी फाइंड हुई। फिर दूसरा इधर सॉल्ट के अलावा क्या बनता है? वाटर बनता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट और एक वाटर बनता है। फिर नेक्स्ट आता है बेसिक सॉल्ट। ये कैसे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं, तो बनने वाला जो सॉल्ट होता है वो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस की यानी बेस की प्रॉपर्टीज मिलती है। तो इस तरह से क्या बन जाता है? बेसिक सॉल्ट बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए बेस। यह पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन बेस का, जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कराने के द्वारा, मतलब बेस का पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन जब होता है तब जाके बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट में आया न्यूट्रल सॉल्ट। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट टेक्स प्लेस। बच्चों जब स्ट्रॉन्ग एसिड एवं स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तब जाके एक न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH, फिर जाके रिएक्ट करने के बाद NaCl न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बना। स्ट्रॉन्ग बेस KOH, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पे वाटर बना। तो इस तरह से ये बनने वाला जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो फिर जाकर न्यूट्रल बन जाता है और बनने वाले सॉल्ट में किसी की भी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को एक दूसरे को काट देता है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। एज दे आर आयनिक कंपाउंड। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉल्ट क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है, इसलिए क्या करते हैं? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टेन स्टेट, इन मोल्टेन स्टेट, या फिर एज वेल एज द एक्वस स्टेट, जब ये या तो पिघले हुए अवस्था में हो या जब इनका
एक्वस सॉल्यूशन बना हो, उस स्टेट में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बना होता है, आयंस। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, चार्ज करता है, यानी प्लस माइनस करता है, आयंस करता है। तो आयनिक कंपाउंड होगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, बट इन मोल्टेन स्टेट एंड इक्वस स्टेट। अब ऐसा नहीं कि आयनिक कंपाउंड ले लिया और उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने लगे तो कंडक्ट नहीं होगा। जब वो पिघले हुए अवस्था में हो या उसका जब एक्वस सॉल्यूशन बना हो तभी होगा। नेक्स्ट में है दे आर हार्ड, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर ब्रिटल, ब्रिटल यानी कि वो हार्ड तो है लेकिन उन पे अगर एक हथौड़ा अगर मारोगे तो 20, 25, 50 टुकड़ों में टूट जाएगा, उसको ब्रिटल बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, ब्रिटल। जैसे लोहे पर एक हथौड़ा मारोगे तो उसका कुछ नहीं होगा, वो हल्का सा पिचक सकता है, लेकिन जो ब्रिटल सब्सटेंस होता है उस पर एक हथौड़ा मारोगे वो 20-50 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, एंड नॉन वोलेटाइल इन नेचर। और ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। नॉन वोलेटाइल बोले तो इनका वेपर कन्वर्ट नहीं हो सकता, वेपर में कन्वर्ट ये नहीं हो सकते। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये एक सोल्ट है, अब इसको पानी में घोल दिया, पानी में डिजोल्व होने के बाद इसको गर्म करेंगे, इसका पानी जो होगा सारा वेपर बन के एस्केप हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड वही नीचे सेटल डाउन रहेगा। यानी सोल्ट का क्या हुआ कि वेपर बना ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। जो सोल्ट होता है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। फिर नेक्स्ट में है मोस्ट ऑफ सोल्ट आर वाटर सोल्यूबल, अधिकांश जो सोल्ट होते हैं ना वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। फिर सम ऑफ सोल्ट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, कुछ सोल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल होते, वाटर में डिजोल्व नहीं होते, जैसे कि कार्बोनेट, सल्फाइड एंड फॉस्फेट। ये जो इनके जो सॉल्ट होते हैं ना, कार्बोनेट के जो सॉल्ट होते हैं, सल्फाइड, फॉस्फेट के जो सॉल्ट होते हैं ना, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। एक्सेप्ट जैसे कि अमोनियम का जो ये सारे सॉल्ट होंगे, सोडियम का ये सारे सॉल्ट, पोटेशियम का ये सारे सॉल्ट होंगे ना, ये वाटर सोल्यूबल है। इस तरह से हमारा सॉल्ट का टॉपिक खत्म हुआ।